नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार की बात करने वाली हूं जिनका नाम सुनते ही वीरता, रणनीति और एक दूरदर्शी सोच की तस्वीरें दिमाग में बन जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, आज हम उनके जीवन और उनकी विरासत की गहराई में उतरेंगे। तो हमारी पड़ताल के लिए जो दस्तावेज हैं, वो सिर्फ उनकी लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं देते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे लीडर की कहानी कहते हैं जिसने बिखरी हुई शक्तियों के बीच से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये है कि उन्होंने ये सब कैसे किया, उनकी सोच क्या थी। सही बात है। चलिए 17वीं सदी के उस दौर से शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी किला। उस वक्त दक्कन का राजनीतिक नक्शा कैसा था? देखिए, वो दौर दक्कन के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। एक तरफ बीजापुर की आदिलशाही थी, दूसरी तरफ अहमदनगर की निजामशाही और उत्तर से मुगल साम्राज्य लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। मतलब सत्ता के 3 बड़े केंद्र। हाँ, और तीनों आपस में लड़ रहे थे। और जो स्थानीय मराठा सरदार थे वो अक्सर इनमें से किसी एक का साथ देते थे। तो ऐसे माहौल में किसी स्वतंत्र राज्य की कल्पना करना भी मुश्किल था। बहुत मुश्किल। और छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन इसी संघर्ष को देखते हुए बीता। और यहीं पर उनकी परवरिश की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। राजमाता जीजाऊ और उनके गुरु दादोजी कोंडेव। बिल्कुल, ये उनकी शख्सियत की नींव थी। आप देखिए, This scroll holds ancient wisdom, my child. What does it teach, mother? That true strength comes from within. This scroll holds ancient wisdom, my child. What does it teach, mother? That true strength comes from within. This scroll holds ancient wisdom, my child. What does it teach, mother? That true strength comes from within. This scroll holds ancient wisdom, my child. What does it teach, mother? That true strength comes from within. This scroll holds ancient wisdom, my child. What does it teach, mother? That true strength comes from within. जमीन को कैसे पढ़ना है, और यही पहाड़ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। और इसी नींव से स्वराज्य का विचार पनपा। स्वराज्य शब्द सुनने में बहुत सीधा लगता है, अपना राज। हाँ। लेकिन उस दौर में ये एक क्रांतिकारी विचार था। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने से कहीं ज्यादा था। हाँ, ये एक पूरी सोच थी। स्वराज का मतलब सिर्फ बाहरी ताकतों से आजादी नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जो शोषण पर आधारित ना हो। उस समय जागीरदारी प्रथा थी, जहां जागीरदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे। और उनकी अपनी एक छोटी मोटी सेना भी होती थी। हाँ, तो स्वराज का विचार इस सिस्टम को तोड़कर एक केंद्रीकृत शासन लाना था, जहां राजा सीधे अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह हो। ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तर पर एक बदलाव का सपना था। इस सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम था किलों पर कब्जा, और इसकी शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। हाँ, 1646 में, सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर विजय। ये सिर्फ एक किला जीतना नहीं था। नहीं, ये एक इरादे का ऐलान था। सही। उनकी ताकत थी सह्याद्री के ऊंचे नीचे पहाड़ और घाटियां। तो उन्होंने किलों को अपना केंद्र बनाया। हाँ, ये किले सप्लाई, डिफेंस और हमले तीनों के लिए बेहतरीन थे। और यहीं से उनकी सबसे मशहूर युद्ध नीति गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध का विकास हुआ। गनीमी कावा के बारे में हम सुनते बहुत हैं, लेकिन यह सिर्फ छिपकर हमला करना तो नहीं था। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। सही बात है। गनीमी कावा एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। इसके आप समझिए 3 मुख्य हिस्से थे। अच्छा। पहला, खुफिया जानकारी। उनके जासूस बहरी जी नाइक के नेतृत्व में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते थे। सेना कब चल रही है, कहाँ रुकेगी, उनके पास रसद कितनी है, ये सब। हाँ, ये सारी जानकारी पहले ही पहुंच जाती थी। दूसरा हिस्सा था गति और आश्चर्य। उनकी सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी होती थी जो बहुत तेजी से चलती थी और दुश्मन पर तब हमला करती थी जब वो बिल्कुल तैयार न हो। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा था भूगोल का इस्तेमाल। उन्हें पता था कि किस दर्रे में दुश्मन को फंसाना है, किस जंगल से निकलकर अचानक हमला करना है। तो ये दुश्मन को उसकी ताकत के मैदान से खींचकर अपनी ताकत के मैदान में लाने की कला थी। एकदम सही कहा आपने। और इस कला का सबसे बड़ा उदाहरण 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में देखने को मिलता है, जब अफजल खान, बीजापुर का सबसे ताकतवर सरदार, हाँ, वो उन्हें पकड़ने के लिए आया। ये सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। बिल्कुल। अफजल खान अपनी क्रूरता और विशाल सेना के लिए जाना जाता था। वो ये सोचकर आया था कि एक पहाड़ी सरदार को आसानी से कुचल देगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगह और शर्तें खुद तय की। हाँ, प्रतापगढ़ किले के नीचे
घने जंगल में मुलाकात तय हुई और उन्होंने हर तरह की तैयारी कर रखी थी। शरीर पर कवच, हाथ में छिपा हुआ वाघनख। वो जानते थे कि खान धोखा दे सकता है। बिल्कुल। और जब खान ने गले मिलते हुए खंजर से वार करने की कोशिश की तो वे तैयार थे। ये जीत सिर्फ अफजल खान की मौत नहीं थी। नहीं, ये इस बात का सबूत थी कि योजना और तैयारी ब्रूट फोर्स से ज्यादा ताकतवर होती है। इस एक घटना ने दक्कन में शक्ति का संतुलन ही बदल दिया। इस जीत के बाद उनका कद बहुत बढ़ गया, लेकिन अब उनका सामना सीधे मुगल साम्राज्य से होना था। औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापतियों में से एक राजा जय सिंह को भेजा। इसके बाद 1666 में आगरा की वो मशहूर यात्रा हुई, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। आगरा की कैद उनके जीवन का शायद सबसे मुश्किल दौर था। मुगल दरबार में अपमान और फिर नजरबंदी। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते, लेकिन उन्होंने यहां भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने बीमारी का बहाना किया और फिर साधुओं और गरीबों को मिठाइयां और फल दान करना शुरू किया। अच्छा, ये वो टोकरियों वाली कहानी है? हाँ, रोजाना मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे किले से बाहर जाने लगे। शुरू में पहरेदारों ने जांच की, लेकिन धीरे धीरे ये रोज की बात हो गई और वे लापरवाह हो गए। और एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी इन्हीं टोकरों में बैठकर किले से बाहर निकल गए। ये सिर्फ एक भाग निकलना नहीं था, ये उनकी दूरदर्शिता का एक और सबूत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कभी हार नहीं मानते थे और हमेशा कई कदम आगे की सोचते थे। और आगरा से वापस दक्कन तक का सफर भी कम हैरत अंगेज नहीं था। हाँ, उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर साधु के वेश में सैकड़ों मील का सफर तय किया। जब वे वापस रायगढ़ पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस जीती, बल्कि अपनी सेना को और भी मजबूती से संगठित किया। हाँ, इस घटना ने उनकी कहानी को एक लेजेंड बना दिया। आगरा से लौटने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के किसी भी भारतीय शासक के लिए बहुत अनोखा था। एक मजबूत नौसेना का गठन। एक जमीनी लड़ाई के विशेषज्ञ के लिए ये सोच कहां से आई? ये उनकी दूरदृष्टि को दिखाता है। वो समझ गए थे कि भारत का भविष्य समुद्र से जुड़ा है। उस समय कोंकण तट पर तो विदेशी ताकतों का दबदबा था। हाँ, पुर्तगाली, अंग्रेज, जंजीरा के सिद्दी, ये न सिर्फ व्यापार को नियंत्रित करते थे बल्कि तटीय गांवों में लूटपाट भी करते थे। अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि अगर स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो समुद्र पर अपनी ताकत बनानी होगी। जमीन तुम्हारी तो समंदर भी तुम्हारा। तो ये सिर्फ एक रक्षात्मक कदम नहीं था, बल्कि एक आर्थिक रणनीति भी थी। बिल्कुल। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले बनवाए। अपनी नौसेना के दम पर उन्होंने विदेशी जहाजों से चौथ यानी एक तरह का टैक्स वसूलना शुरू किया, जो उनके इलाके से गुजरते थे। हाँ, ये व्यापार पर अपना अधिकार जताना था। उन्होंने छोटी लेकिन तेज चलने वाली नावें बनवाई जो कोंकण के तटीय इलाकों के लिए एकदम सही थी। तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया का शुरुआती उदाहरण था, कह सकते हैं। वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने समझा कि असली संप्रभुता जमीन और समुद्र दोनों पर नियंत्रण से आती है। और फिर 6 जून 1674 रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। हाँ, ये स्वराज्य की औपचारिक घोषणा थी। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये एक स्वतंत्र और संप्रभु मराठा राज्य की स्थापना का ऐलान था। और इसे पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। हाँ, ताकि देश भर के राजाओं और सरदारों के बीच इसे वैधता मिले। यहीं पर उन्होंने छत्रपति यानी प्रजा का रक्षक की उपाधि धारण की। ये इस बात का प्रतीक था कि अब दक्कन में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है। हाँ, जो किसी सल्तनत या साम्राज्य के अधीन नहीं बल्कि अपने आप में संप्रभु है। हम अक्सर छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में याद करते हैं, लेकिन एक शासक के रूप में उनका प्रशासन कैसा था? क्योंकि एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, एक अच्छी व्यवस्था से चलता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उनका प्रशासनिक ढांचा भी उनके सैन्य रणनीति की तरह ही इनोवेटिव था। जैसे कि उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। ये 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट जैसी थी। हर मंत्री का अपना एक विभाग। हाँ, पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य यानी वित्त मंत्री, सुमंत यानी विदेश मंत्री वगैरह। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये पद वंशानुगत नहीं थे। अच्छा, तो ये योग्यता के आधार पर दिए जाते थे? बिल्कुल, योग्यता के आधार पर। और अगर हम इसकी तुलना उस समय की मुगल या अन्य सल्तनतों की व्यवस्था से करें
तो क्या खास था इसमें? 2 बड़े फर्क थे। पहला, जैसा मैंने कहा, योग्यता पर जोर। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फर्क था जागीरदारी प्रथा को खत्म करना। अच्छा। मुगलों में बड़े अधिकारियों को वेतन की जगह जमीन यानी जागीर दे दी जाती थी। इससे वो अधिकारी उस इलाके का एक छोटा मोटा राजा बन जाता था और अक्सर मनमानी करता था। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सिस्टम को बदला। उन्होंने अपने सभी अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। इससे उनकी वफादारी सीधे राजा के प्रति होती थी, बिल्कुल, न कि अपनी जमीन के प्रति। इससे एक केंद्रीकृत और अनुशासित प्रशासन बनाना संभव हुआ। और आम लोगों, खासकर किसानों के लिए उनकी नीतियां कैसी थीं? क्योंकि किसी भी राज्य की रीढ़ तो किसान ही होते हैं। उनकी राजस्व प्रणाली किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई और उपज के आधार पर एक तय लगान लगाया। जो कितना होता था? आमतौर पर 30 से 40%। ये उस समय के हिसाब से काफी उचित था। और अकाल या फसल खराब होने पर लगान माफ भी कर दिया जाता था। तो उनका लक्ष्य था कि किसान खुशहाल रहे। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि एक समृद्ध किसान ही एक मजबूत राज्य की नींव है। इसके अलावा दस्तावेज बताते हैं कि वे महिलाओं के सम्मान को लेकर बहुत सख्त थे। दुश्मन की औरतों और बच्चों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की सजा मौत थी। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। एक जीवन जो सिर्फ 50 साल का था, लेकिन उसकी विरासत सदियों तक कायम रही। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर पेशवाओं ने आगे चलकर एक विशाल मराठा साम्राज्य खड़ा किया, जो एक समय दिल्ली तक पहुंच गया था। हाँ, आज उन्हें सिर्फ एक मराठा नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक स्पष्ट विजन और बेहतरीन रणनीति के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन को समग्रता में देखते हैं, तो ये समझ आता है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ तलवार चलाने से नहीं आता। नहीं, ये एक ऐसी सोच से आता है जो भविष्य को देख सके, एक ऐसी व्यवस्था बना सके जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो और ऐसे लोगों को साथ जोड़ सके जो एक साझा लक्ष्य के लिए काम करें। उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें बताती है कि कैसे जमीनी हकीकत को समझना, अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और हमेशा सीखने और अडेप्ट करने के लिए तैयार रहना, हाँ, यही सफलता की कुंजी है। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, रणनीतिक प्रतिभा और सुशासन का एक बेहतरीन केस स्टडी है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जहन में आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय के डेटा यानी खुफिया जानकारी, जमीन की समझ और दुश्मन की कमजोरियों को एनालाइज करके अपनी हर रणनीति बनाई। सही बात है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, क्या हम अपने व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्यों के लिए उस जानकारी का उतना ही चतुराई और एफिकेसी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं।